हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर रशिया के साथ खड़ा है अपना भारत। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद दोस्ती का धर्म निभाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे आपको मॉस्को हमले में अब तक की क्या बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ क्या इस हमले के बाद जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन को करेंगे फोन, सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका ने जवाब दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान में भगत सिंह चौक का नाम बदलने का विरोध करने वाले को जान से मारने की धमकी। तो वहीं केजरीवाल पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत हुआ नाराज, दूतावास के डिप्टी हेड को कर दिया तलब। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मॉस्को के इस आईएसआईएस के आतंकी हमले का पुरजोर विरोध करते और मानते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अपना भारत महान है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मॉस्को में हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी जी ने की निंदा, कहा रशिया के साथ खड़ा है भारत। जी हां, रशिया की राजधानी मॉस्को में शुक्रवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। बंदूकधारियों ने ईसाइयों के एक बड़े समारोह स्थल पर लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में अब तक 93 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 100 से अधिक लोग घायल भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने रशिया के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है। आपको बता दें, आतंकी समारोह स्थल पर सेना की वर्दी पहनकर अंदर घुसे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। आपको बता दें, रशिया ने मॉस्को के पास हुए इस आतंकी हमले के सिलसिले में 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें वे 4 संदिग्ध भी शामिल है जो सीधे तौर पर हत्याओं में शामिल थे। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख अलेक्जेंडर बार्टनिकोव ने 11 संदिग्धों की गिरफ्तारी की जानकारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया है। तो वहीं रशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने यूक्रेन को बड़ी धमकी दी। कहा अगर मॉस्को हमले में हुआ हाथ, यानी कि अगर मॉस्को हमले में यूक्रेन का हाथ हुआ तो टॉप लीडरशिप को कर देंगे साफ। बहुत बड़ी धमकी यूक्रेन को दिया है। जी हां, इस मामले पर रशिया के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में कीव शासन का नाम आया तो यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को आतंकवादियों की तरह बेरहमी से साफ कर देंगे। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति सलाहकार ने जवाब देते हुए कहा कि कीव का मॉस्को में हुए हमले से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के ने लिया है। उसने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने रशिया की राजधानी मॉस्को के क्रास्नोगोर्स्क में स्थित क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट हॉल में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। अब ऐसे में आईएसआईएस के ने जिस प्रकार से इस हमले की जिम्मेदारी ली है दोस्तों, ऐसे में देखना ये होगा कि व्लादिमीर पुतिन क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि अभी अभी वो सत्ता में आए हैं, वो दोबारा से नए राष्ट्रपति बने हैं रशिया के। ऐसे में उनका सबसे पहला एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें, मॉस्को आतंकी हमले के बाद पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने ये मांग कर दी है कि डेथ के बदले डेथ, यानी मौत के बदले मौत चाहिए। जी हाँ, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, मॉस्को हमले के बाद क्या पुतिन को फोन करेंगे जो बाइडेन? अमेरिका ने दिया इस सवाल का जवाब। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई कॉल का शेड्यूल है ही नहीं। जब प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या आतंकवादी हमले के मद्देनजर जो बाइडेन और पुतिन के बीच किसी कॉल की योजना बनाई गई थी, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे हमले के बारे में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच किसी भी संपर्क होने की कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, आखिर इतने बड़े हमले में दोस्तों जो बाइडेन ने या फिर अमेरिका के किसी भी अधिकारी ने मॉस्को को संपर्क नहीं किया, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की तरफ से सहानुभूति दी जाती है भी या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या अमेरिका रशिया को कांटेक्ट करेगा? ऐसे में आप लोग भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरह हम रशिया के इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं जरूर कहिएगा, ताकि रशिया को भी एक सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में भगत सिंह चौक का नाम बदलने का विरोध करने वाले को जान से मारने की धमकी। जी हाँ, पूरे देश में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था, लेकिन जिस चौक पर इन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, वहाँ आज तक उस चौक को इनके बलिदान, इनके नाम से याद करने का संघर्ष जारी है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष वकील इम्तियाज रशीद कुरैशी ने बताया कि चौक का नाम बदलने का विरोध करने पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके घर तक लोग पहुंचे। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर का वो शादमान चौक जहां भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आज तक उस चौक को भगत सिंह चौक नाम रखने की जद्दोजहद चल ही रही है। बता दें, भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान
पाकिस्तान के अध्यक्ष वकील इम्तियाज रशीद कुरैशी ने जानकारी दी कि भगत सिंह चौक का नाम बदलने का विरोध करने पर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके घर तक लोगों को भेजा गया, उनको धमकाया गया। कुरैशी ने बताया कि हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि इस चौक को भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, लेकिन जिला अदालत ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भगत सिंह की बरसी चौक पर मनाने के लिए कोर्ट से इम्तियाज ने सुरक्षा देने की भी मांग की थी। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरानों को दोस्तों शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भगत सिंह और उनके दोनों साथियों ने अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए लड़े थे और तब पाकिस्तान बना भी नहीं था। उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही था और आज पाकिस्तानियों में इतनी सी लाज नहीं बची कि वो भगत सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर उस चौक को कंट्रीब्यूट कर सके। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग भी आज के ही दिन भगत सिंह के शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कीजिएगा, दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आंतरिक मामला केजरीवाल पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत हुआ नाराज, दूतावास का डिप्टी हेड को कर दिया तलब। बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। जर्मन विदेश मंत्रालय की केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी टिप्पणी करने को भारत ने आंतरिक मामलों में जबरन हस्तक्षेप बताया। इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार यानी 23 मार्च को जर्मन दूतावास मिशन के डिप्टी हेड को तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत को अंदरूनी मामला बताया है और इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया। जी हां, इस मामले में हस्तक्षेप से खफा भारत के विदेश ने जर्मन एम्बेसी मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंजविलर को अपना आधिकारिक विरोध दर्ज करने के लिए बुलाया। एंजविलर को शनिवार सुबह के वक्त साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर आते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, देखने वाली बात यह है, जब आप जॉर्ज एंजविलर को जाते हुए देखेंगे तब तो बड़े ही ठाट बाट के साथ अंदर जा रहे थे एकदम चौड़े होकर, जब वहां से निकले बाहर विदेश मंत्रालय कार्यालय से जैसे बाहर निकले उनके चेहरे पर शिकन से ही पता चल गया कि उनको अच्छे तरीके से सुनाया गया है। जी हाँ, ऐसे में उनको भी पता चल गया होगा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बहुत गलत बात है। साथ ही साथ भारत ने क्लियर कहा है कि यह देश की न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, ऐसा करना गलत है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर राष्ट्रपति जरदारी ने अफगानिस्तान को दी चेतावनी, फिर अलापा कश्मीर का राग। बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और आतंकी हमलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह बात खुले मंच से कही। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि आपसी मतभेदों को दूर करें और भविष्य में आने वाली समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। राष्ट्रपति जरदारी इस्लामाबाद स्थित परेड ग्राउंड में 84वें पाकिस्तान दिवस समारोह के दौरान सेना को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक दलों को अपने आपसी मतभेद खत्म करने होंगे। जरदारी ने बातों बातों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। तो वहीं कश्मीर मुद्दे पर क्या बोला आपको बता दें, राष्ट्रपति ने कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे को अस्थिरता की मुख्य वजह बताया। उन्होंने आग्रह किया है कि इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के संघर्ष में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उधर भारत ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा भारत का ही अभिन्न हिस्सा बनकर रहेगा। बहरहाल अगली खबर बताते हैं, चीन पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर। भारत 10,000 करोड़ से अधिक कीमत के 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मेड इन इंडिया है तो फिर खरीदेगा क्यों, वो भी आपको बताएंगे। भारतीय रक्षा बल चाइना और पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 अत्यधिक सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि रक्षा बलों ने संयुक्त रूप से साइंटिफिक स्टडी किया। इसके बाद यह निर्णय लिया है कि जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 मध्यम ऊंचाई की ड्रोनों की आवश्यकता होगी। जानकारी के मुताबिक पुराने ड्रोन्स को मेक इन इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और मूल उपकरण निर्माता मिलकर संयुक्त रूप से अपग्रेड कर रहे हैं, जिनसे भारत की वायुसेना खरीदेगी। ऐसे में इंडियन एयर फोर्स को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा भविष्य के लिए, भविष्य में ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान को तालिबान ने दिया बहुत बड़ा झटका। कराची छोड़ भारत के बनाए हुए चाबहार पोर्ट से करने लगा बड़ा व्यापार। जी हां, अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ तनाव भरे रहे हैं। तालिबान के नेता पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक TTP के लड़ाकों को संरक्षण देते हैं, ये बातें इस्लामाबाद कहता रहा है। अब तालिबान ऐसा कदम उठा रहा है जिससे पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट पहुंच रही है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान का अधिकांश व्यापार ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए हो रहा है। पहले से ही कंगाल पाकिस्तान के
के लिए काबुल का ये नया कदम बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। ईरान के चाबहार बंदरगाह को भारत ने बनाया है। ऐसे में ये खबर सुनकर पाकिस्तान का तिलमिलाना तो तय है, लाजमी है। अफगानिस्तान का अधिकांश व्यापार अब तक पाकिस्तान के कराची पोर्ट के जरिए ही होता रहा है। इसके बदले में पाकिस्तान को भी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान सर पर हाथ धरने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान में नया प्रशासन पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। तालिबान की अंतरिम सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वे नए ट्रांजिट रूट की तलाश कर रहे हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल सलाम जवाद अंखुदजादा ने कहा कि देश का अधिकांश निर्यात और आयात इस समय ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए ही होगा। नेक्स्ट खबर बता दें, समुद्र में भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। सोमालिया तट से 35 लुटेरों को पकड़कर मुंबई पहुंचा INS कोलकाता। जी हां, अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी अभियान के तहत सोमालिया के तट से 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा है। पकड़े गए लुटेरों को लेकर युद्धपोत INS कोलकाता आज सुबह मुंबई पहुंच गई। इसके बाद इन समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। यह अभ्यास चल रहे ऑपरेशन संकल्प के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाजों को क्षेत्र से गुजरने वाले नाविकों और व्यापार सुरक्षा के लिए अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। INS कोलकाता पकड़े गए 35 समुद्री लुटेरों को लेकर 23 मार्च को मुंबई लौटा और भारतीय कानूनों विशेष रूप से समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए समुद्री लुटेरों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा से भारतीयों को रोकने के लिए चीन की पैंतरेबाजी। पर्यटन उद्योग के लोगों ने कहा फिर रहेंगे खाली हाथ। जी हां, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने करीब 50,000 भारतीय तीर्थ यात्रियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। चीन ने भारतीयों के लिए नए परमिट भी जारी नहीं करने का संकेत दिया है। बीजिंग ने बीते साल अप्रैल में कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार हिल्सा बॉर्डर पॉइंट को खोला था। इसके बाद इस इलाके के होटल और पर्यटन उद्योग के लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके बिजनेस का खराब वक्त बीत गया है और आने वाला साल अच्छी कमाई कर लेगा। चीन ने इस साल जिस तरह से भारतीयों को जाने से रोकने की कोशिश की है, उससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग निराश है। नेक्स्ट खबर बता दें, लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ऑफिस को सीज कर दिया गया। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने लगाया ये आरोप। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार को अरेस्ट कर लिया था। केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित आप ऑफिस को दिल्ली पुलिस ने सीज कर दिया है। आप मंत्रियों विधायकों तक को वहां जाने से रोका जा रहा है। ये आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और मंत्री आतिशी ने लगाया है। आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि जब अभी चुनाव से पहले आदर्श चुनाव संहिता लागू, तब हमारे ऑफिस कार्यालय को सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से दिल्ली पुलिस ने आप कार्यालयों को चारों तरफ से सीज किया है। हमने 2 बार अपने कार्यालय जाने की कोशिश की तो हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, यानी जाने ही नहीं दिया गया। पुलिस जब हमने कारण पूछा पुलिस से तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, कांग्रेस के 6 बागी 3 निर्दलीय भाजपा में हुए शामिल। जी हां, अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के बागी 6 विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त, लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही 3 निर्दलीय आशीष शर्मा, KL ठाकुर और होशियार सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की मौजूदगी में सभी बागी भाजपा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अयोग्य ठहराए इन विधायकों की गुरुवार रात भाजपा हाईकमान के साथ बैठक हुई। बैठक में भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी थी। अगली खबर बता दें, मैं केजरीवाल को बेनकाब कर दूंगा, सरकारी गवाह बन जाऊंगा। जी हां, सुकेश चंद्रशेखर की बहुत बड़ी बात। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुकेश ने कहा कि मैं उसे बेनकाब कर दूंगा, मैं केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाऊंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे सजा दी जाए। अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने उनको खत लिखा, जिसके जरिए सुकेश ने तंज कसते हुए कहा कि मैं केजरीवाल तिहाड़ जेल से के क्लब में स्वागत करता हूं। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा, सच की हमेशा जीत होती है। मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आप तिहाड़ क्लब के बॉस हैं। 3 भाई अब तिहाड़ क्लब चलाएंगे। सुकेश ने खत में कहा कि ये नए भारत की शक्ति का शानदार उदाहरण है, जो कि ये दिखाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आपने और आपको 2 भाइयों ने दिल्ली की जनता को ठगा है। आपको भगवान राम ने आपके भ्रष्टाचार और कर्मों की सजा दी है। ऊपर वाला सब देखता है। जी हाँ, ये कहना था सुकेश चंद्रशेखर का। उनके इस बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में
अपने रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।